आज के इस वीडियो में हम लोग ये है पार्ट 2। हमारा चैप्टर चल रहा है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इंटीरियर ऑफ द अर्थ उसमें हमने डायरेक्ट सोर्स के बारे में लास्ट वीडियो में चर्चा करी थी। अब इसमें हम इनडायरेक्ट सोर्स से शुरुआत करते हैं। तो समझते हैं कौन से वो इनडायरेक्ट सोर्स हैं जिनसे हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता कर सकते हैं। पढ़ते हैं। एनालिसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इनडायरेक्टली प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर। मतलब आप कोई मैटर आपके पास है, उसकी प्रॉपर्टी को आप एनालाइज करेंगे, वो अर्थ के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन देगा। कौन सा मैटर? वी नो थ्रू द माइनिंग एक्टिविटी दैट टेम्परेचर एंड प्रेशर इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस टुवर्ड द इंटीरियर इन डीपर डेप्थ। मीन्स जब भी आप धरती के अंदर जाएंगे, जैसे ये हमारा अर्थ हुआ, आप अगर यहाँ से अर्थ के अंदर बढ़ेंगे तो टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ेंगे, ये कह रहा है। moreover it is also known that the density of the material also increase with the depth। मतलब अगर हम डेप्थ में जाएंगे तो टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी, ये तीनों चीज़ें हमको बढ़ती हुई दिखाई देंगी अगर हम धरती के अंदर डेप्थ में जाएंगे। इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स knowing the total thickness of the earth. Scientists have estimated the value of the temperature, pressure and the density of the material at the different depth। अब ये कह रहा है कि हमको ये पता लग गया कि भाई टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, डेंसिटी बढ़ रही है। अब हमें अर्थ का टोटल थिकनेस पता ही है, बाई रेडियस लगभग 6400 किलोमीटर है, मतलब 6378 किलोमीटर रेडियस है। इसका 2 गुना करेंगे, व्यास पता चल जाएगा। तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस जगह पे किस लेवल का टेम्परेचर होगा, कितना प्रेशर होगा, कितना डेंसिटी होगा, क्योंकि हमें पता है कि बढ़ रहा है। सपोज यहाँ पे टेम्परेचर x है और नीचे y है, तो हमको रेट पता चल गया कि किस रेट से बढ़ रहा है। रेट क्या है? y-x। अगर रेट y-x है तो हम आगे भी y-x जोड़ देंगे इस y में, तो क्या हो जाएगा? 2y-x हो जाएगा। फिर ऐसे ही y-x जोड़ देंगे। तो ऐसे ही हमें अर्थ के अंदर हर एक जगह का टेम्परेचर पता चल जाएगा, टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी। ये हो गया इनडायरेक्ट सोर्स। इनडायरेक्ट क्यों हमने बोला, थोड़ा समझते हैं। देखिए, ये अर्थ है भाई, हमको सिर्फ टेम्परेचर 12 किलोमीटर तक का ही पता है मैक्सिमम, जो हमने मेज़रमेंट किया है, क्योंकि 12 किलोमीटर ही हम मैक्सिमम खुदाई कर पाए हैं, उसके बाद तो हम जा ही नहीं पाए। तो उसके बाद का टेम्परेचर हमने इन आंकड़ों के बेस पे तय कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। दिस इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ठीक है। द डिटेल ऑफ दिस The details of these characteristics with reference to each layer of the interior are discussed later in this chapter. Another source of information are the meteors. Meteors भी एक source of information है at the time they reach the earth's surface. लेकिन it may be noted that the material that becomes available for analysis from meteors is not from the interior of the earth. The material and the structure observed in the meteors are similar to that of the earth.
they are called solid bodies developed out of the material same as or similar to our planet. Hence, this become yet another source of information about the interior of the earth. इस पैराग्राफ को हमने पढ़ा, इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर हम एक मेटियोर जो धरती पर आता है, अगर हम उसका मेज़रमेंट करें, उसको अगर हम मेज़र करें, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकालें, भाई ये हमारा अर्थ है, इस अर्थ पर एक मेटियोर आके गिर पड़ा, हमने उसके बारे में स्टडी करी, कुछ चीज़ें निकाली कि भाई ये ऐसा है, तो उससे हमने ये कंक्लूज़न निकाल लिया कि हमारी अर्थ भी ऐसे ही रही होगी। क्यों? क्योंकि जिस मटेरियल से ये मेटियोर बना है उसी मटेरियल से हमारी अर्थ भी बनी है। क्योंकि ये मेटियोर कहाँ से आ रहा है? यूनिवर्स में कहीं से तो आ रहा है, और ये भी हार्ड है, हमारी अर्थ भी हार्ड है, तो हमने अंदाज़ा मारा। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अगला हमारे चर्चा का विषय है द अदर इनडायरेक्ट सोर्स में क्या है? ग्रेविटेशन आता है, मैग्नेटिक फील्ड आता है, सिस्मिक एक्टिविटी आती है। ग्रेविटेशन फोर्स G इज़ नॉट द सेम एज द डिफरेंट लैटिट्यूड ऑन द सरफेस। बिल्कुल सही बात है। अगर हम लैटिट्यूड का मतलब हुआ, जैसे अभी मोटा मोटा समझते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लैटिट्यूड्स। देखो, हो सकता है आपको पता हो, लेकिन मेरा काम इसको बेसिक से करना है एकदम और एडवांस तक। देखिए, जैसे अर्थ को अगर हम दो हिस्सों में बांट दें, और इसको बोलते हैं हम 0 डिग्री, इसको बोलते हैं इक्वेटर, फिर सेम एक लाइन इसके ऊपर, एक लाइन इसके ऊपर, एक लाइन इसके ऊपर, दिस इज कॉल्ड लैटिट्यूड। लैटिट्यूड कुछ नहीं है, अर्थ के सेंटर से एक एंगुलर डिस्टेंस, एंगल है, ये भी एंगल हुआ, ये भी एक एंगल हुआ, ये भी एक एंगल हुआ। तो इन डिफरेंट जगहों पर, यहाँ पे ये डिफरेंट लैटिट्यूड्स हैं, यहाँ पे ग्रेविटेशन सेम नहीं है। ग्रेविटेशन फोर्स इज नॉट सेम थ्रू द ऑल लैटिट्यूड्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। इट इज़ ग्रेटर नियर द पोल, लेस द इक्वेटर। अब ये अर्थ का सरफेस हुआ। अब जैसे ये पोल, कैसे, मैं थोड़ा, अर्थ इतना गोल नहीं है, गोल नहीं बनाऊंगा। पहली बात तो अर्थ गोल नहीं है, ठीक है। अब सोचो, यहाँ पे ये हमारा सेंटर हुआ, ये पोल्स हो गया, ध्रुव जिसको बोलते हैं हिंदी में शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और ये इक्वेटर हो गया। तो ये डिस्टेंस थोड़ी कम है, तो कम डिस्टेंस है तो यहाँ ज़्यादा ग्रेविटेशन होगा, और ज़्यादा डिस्टेंस है तो यहाँ कम होगा। अब इससे क्या पता चलता है? ये कम ज़्यादा है तो इससे क्या पता चलता है? आगे पढ़ते हैं। इतना पता चला कि पोल्स पे जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो कम होता है इन कंपैरिजन टू इक्वेटर। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एट द इक्वेटर। डिस्टेंस की वजह से होता है, बीइंग ग्रेटर देन एट द पोल्स। दिस इज बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एट द इक्वेटर बीइंग greater that at the poles. The gravity value also differ according to the mass of material. अब सोचिए, ग्रेविटी का वैल्यू केवल डिस्टेंस पे मैटर नहीं करता है, ग्रेविटी का वैल्यू मास पे भी मैटर करता है। सपोज इस साइड पे अगर मास कम हुआ, नहीं, मैं ऐसे नहीं लिखता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फिर कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा। ये अर्थ है हमारा, और यहाँ पे सपोज जस्ट ए मिनट,
Sorry for the disturbance. ओके, तो हम बात कर रहे थे, अगर ग्रेविटी की बात करें तो ग्रेविटी केवल सेंटर से डिस्टेंस है उस पर ही डिपेंड नहीं करती, ग्रेविटी मास पे भी डिपेंड करती है। सपोज इस जगह मटेरियल जो है उसका मास ज़्यादा है और इस जगह मास कम है, तो यहाँ पे ग्रेविटी ज़्यादा होगी इसके कंपैरिजन में। अब अगर यहाँ पे तो हम उल्टा भी सोच सकते हैं। उल्टा कैसे? अगर यहाँ ग्रेविटी ज़्यादा है और यहाँ ग्रेविटी कम है, तो इसका उल्टा कंक्लूजन निकाला जा सकता है। कैसे? कि भाई यहाँ मास कम रहा होगा, तो इनडायरेक्ट तरीके से ग्रेविटी की मदद से हमको अर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई। अब अगर यहाँ मास कम है, यहाँ मास ज़्यादा है, तो हमको ये बात पता चल गई कि यहाँ नहीं सॉरी, मैं उल्टा बोल रहा हूँ। मैं एक बार इसको फिर सेव करता हूँ। ये अर्थ है, यहाँ कहीं ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है और इस जगह पे ग्रेविटी कम है, तो इसका क्या मतलब है? यहाँ पे मास भी कम होगा, यहाँ पे मास ज़्यादा होगा। ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं इनडायरेक्ट तरीके से। दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट। अब द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ मटेरियल विद इन द अर्थ इन्फ्लुएंस द वैल्यू। बिल्कुल सही है। द रीडिंग ऑफ द gravity at the different places is influenced by many other factors. These reading differ from the expected value. अब ये जो ग्रेविटी का वैल्यू है, ये अर्थ में अलग अलग जगह पे अलग अलग पाया जाता है। अब ये कई फैक्टर पे डिपेंड करता है और ये अलग अलग दिखता है, तो इसी को बोलते हैं हम ग्रेविटी एनोमली। एनोमली मतलब विसंगति, समानता नहीं होना, हिंदी का वर्ड। ग्रेविटी एनोमली गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ मटेरियल इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। बिल्कुल सही बात है। अगर ग्रेविटी अलग अलग दिखाई देगी तो हमें उससे आइडिया लगेगा कि यहाँ पे कहीं मास ज़्यादा है, यहाँ पे मास कम है। मैग्नेटिक सर्वे ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल इन द क्रस्टल पोर्शन। अब मैग्नेटिक सर्वे अगर हम करेंगे तो अभी हमारा जो अर्थ है, ये हमारी अर्थ का नॉर्थ पोल है, ये हमारी अर्थ का साउथ पोल है। ये हमारा कोर का आउटर कोर हो गया और ये इनर कोर हो गया, ये इनर कोर हो गया और ये आउटर कोर हो गया। ये आउटर कोर लिक्विड है नेचर में, ठीक है, और इसमें ये लिक्विड है। अब इसकी वजह से ही हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है अर्थ का। अब जैसे ही ये मूव कर रहा है, सपोज अगर यहाँ अब ये मूव करेगा, तो मूव करने से अर्थ के साउथ और नॉर्थ पोल चेंज होते रहते हैं समय के साथ। एक समय आएगा जब अर्थ का ये साउथ पोल हो जाएगा, ये नॉर्थ पोल हो जाएगा। तो ये कह रहा है अगर हम मैग्नेटिक सर्वे करें तो उससे भी हमें पता चलेगा कि मैग्नेटिक मटेरियल क्रिस्टल पोर्शन में किधर किधर है। इस प्रकार प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल इन दिस पार्ट। और तीसरा हमारे पास हो गया सिस्मिक एक्टिविटी। सिस्मिक एक्टिविटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। Hence, we shall discuss it in some detail. अब थोड़ा ध्यान से सुनना क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अर्थक्वेक क्या होता है? अर्थक्वेक द स्टडी ऑफ सिस्मिक वेव प्रोवाइड ए कंप्लीट पिक्चर ऑफ द लेयर्ड इंटीरियर। An earthquake, in simple word, is shaking of the
क्या होता है अर्थक्वेक? शेकिंग ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ का हिलना या ऐसे कुछ अर्थ में हलचल होना, दैट इज कॉल्ड अर्थक्वेक. इट इज़ नेचुरल इवेंट. इट इज़ कॉज्ड ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी विच जनरेट वेव ट्रेवल इन दी ऑल डायरेक्शन. एक एनर्जी रिलीज होती है जिसकी वजह से कुछ वेव जनरेट होती हैं जिनको हम सीस्मिक वेव कहते हैं, और उन सीस्मिक वेव की वजह से ही अर्थक्वेक आता है, ये कहने की कोशिश करी जा रही है. ठीक है. अब दूसरी चीज़, एक तो ये पता चल गया कि अर्थक्वेक इन सीस्मिक वेव की वजह से आता है. दूसरा, ये सीस्मिक वेव एक और काम करती है, ये हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में भी इंफॉर्मेशन देती है. कैसे जानते हैं? रिलीज ऑफ एनर्जी ऑक्योर अलोंग ए फॉल्ट. अब जो एनर्जी रिलीज होती है वो एक फॉल्ट के अलोंग रिलीज होती है. ए फॉल्ट इज ए शार्प ब्रेक इन द क्रस्टल रॉक. ये रॉक है, कोई क्रस्ट की कोई रॉक है बहुत बड़ी, इसमें कहीं यहाँ पे फॉल्ट आ गया है. ये अब इसमें फॉल्ट आएगा, आगे जाके आपको पता चलेगा कि रॉक मूव करती रहती है. ये रॉक किसी एक प्लेट का हिस्सा है, तो इसका मतलब ये मूव करेगी इधर, ये ऐसे ऐसे मूव करेगी, ऐसे 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 क्यों मूव करेगी, ऐसे ऐसे क्यों नहीं करेगी, उसका रीज़न बताता हूँ, आप थोड़ा समझिए. जैसे सपोज ये हमारे पास सपोज हमारे पास ये एक ओशियन है. ठीक है. इस ओशियन में हमने ये बोलते हैं, एक, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, एक नाव चल रही है. अब ओशियन का पानी अगर ऐसे ऐसे मूव करेगा, ऐसे ऐसे मूव करेगा, तो इसका मतलब क्या है, ये नाव भी ऐसे ऐसे ही मूव करेगी. इसका ये किनारा इधर जाएगा, ये किनारा इधर जाएगा, तो ये भी ऐसे ऐसे मूव करेगी. तो इसका मतलब इस प्लेट के नीचे कुछ ऐसे है जो मूव कर रहा है, ऐसे करके मूव कर रहा है, तभी ये किनारा इधर जाएगा, ये किनारा इधर जाएगा. तो उसके बाद क्या होगा, इनमें फ्रिक्शन भी होगा. अभी आगे पढ़ते हैं थोड़ा. रॉक अलोंग ए फॉल्ट टेंड टू मूव इन अपोजिट डायरेक्शन एज द ओवरलेइंग रॉक स्ट्रेटा प्रेस देम. जैसे उनमें फ्रिक्शन क्रिएट होता है, फ्रिक्शन लॉक देम टुगेदर. फ्रिक्शन की वजह से प्लेटें जो मूव कर रही हैं वो लॉक हो जाती हैं. हाउएवर देयर टेंडेंसी टू मूव अपार्ट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ओवरकम द फ्रिक्शन. हम मूव कर ही रही हैं, एक समय आएगा कि फ्रिक्शन को ओवरकम कर देंगी, जिसकी वजह से एक रिजल्ट निकल के आएगा, द ब्लॉक गेट डिफॉर्म्ड एंड इवेंचुअली दे स्लाइड पास्ट वन अनदर. एक समय आएगा ये फ्रिक्शन हट जाएगा और ये वाली कोई प्लेट एक दूसरे की प्लेट के ऊपर चढ़ जाएगी और यहाँ पे डिफॉर्मिटी क्रिएट हो जाएगी, ये प्लेट इसके ऊपर चढ़ गई. दिस कॉज ए रिलीज ऑफ एनर्जी. अब इतनी बड़ी प्लेट है धरती के अंदर, जब अचानक से अपनी जगह से हटेगी तो एक रिलीज होगी एनर्जी. द एनर्जी वेव, दिस कॉज ए रिलीज ऑफ एनर्जी वेव ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन. अब जो एनर्जी वेव, मैं इसको मिटा देता हूँ पहले, जो एनर्जी रिलीज होगी, जो वेव जनरेट होंगी, जैसे सपोज यहाँ पे कोई फॉल्ट है हमारे पास, FAULT फॉल्ट, इससे वेव जनरेट होंगी, वो डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे ऐसे करके. द पॉइंट वेयर एनर्जी इज रिलीज्ड विच इज़ कॉल्ड फोकस. अब यहाँ से एनर्जी, ये जो पॉइंट है यहाँ से एनर्जी रिलीज हुई है, इसको हम फोकस बोलेंगे, फोकस ऑफ एन अर्थक्वेक. अल्टरनेटिवली इट इज़ कॉल्ड हाइपोसेंटर. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जहाँ से एनर्जी रिलीज हुई उसको हम हाइपोसेंटर बोलेंगे.
द एनर्जी वेव ट्रेवलिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन रीच द सरफेस, द पॉइंट ऑन द सरफेस नियरेस्ट टू द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर। अब ये जो पॉइंट है तो ये तो अर्थ के अंदर है ना, ये जो पॉइंट है ये तो अर्थ के अंदर है। सेम इसी पॉइंट के परपेंडिकुलर अर्थ के सरफेस पर भी एक पॉइंट होगा जहाँ वेव सबसे पहले पहुँचेंगी, और सबसे पहले पहुँचेंगी तो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन वहीं होगा। अब देखो यहाँ से पॉइंट इसका इस पॉइंट का डिस्टेंस ज़्यादा है, ये डिस्टेंस ज़्यादा है, ये भी डिस्टेंस ज़्यादा हो, ये डिस्टेंस फिर कम है। तो जहाँ 90 डिग्री पे एक पॉइंट होगा जहाँ डिस्ट्रक्शंस बहुत ज़्यादा होगा, तो इसको हम बोलते हैं हाइपोसेंटर। द एनर्जी वेव पढ़ेंगे। द एनर्जी वेव ट्रेवलिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन रीच द सरफेस, द पॉइंट ऑन द सरफेस नियरेस्ट टू द फोकस इज कॉल्ड एपीसेंटर। एपीसेंटर कहाँ होगा, एक बात समझते हैं। हाइपोसेंटर यहाँ होगा धरती के अंदर, हाइपोसेंटर, और एपीसेंटर अर्थ के ऊपर होगा जो इसके 90 डिग्री के एंगल पे होगा सीधा। इट इज़ द फर्स्ट टू एक्सपीरियंस द वेव, इट इज़ ए पॉइंट डायरेक्टली अबव द फोकस। बिल्कुल सही है, फोकस के डायरेक्टली अबव होगा ये पॉइंट। और ये बोला जाता है जब भी भूकंप आता है कि भूकंप का एपीसेंटर कहाँ है, क्योंकि एपीसेंटर के नज़दीकी सबसे अधिक डिस्ट्रक्शंस होंगे, सबसे ज़्यादा बिल्डिंगें टूटेंगी यहीं पे, सबसे ज़्यादा तबाही यहीं मचेगी, सबसे ज़्यादा कैटास्ट्रॉफिक कंडीशन यहीं पैदा होगी। तो आज हमने अर्थक्वेक के बारे में थोड़ी चर्चा करी, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं गए जितना यहाँ पे लिखा हुआ है। अगले हम वीडियो में अर्थक्वेक वेव के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो की समाप्ति यहीं होती है। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।